Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Panda. So here is the complete newspaper analysis of 2 days 26 to 27 March 2021. Let's start the session. Our first news is वाई नो डिसीजन ऑन लिस्ट सेंट बाय कोलिजियन सुप्रीम कोर्ट आज गवर्नमेंट। तो ये वही है जो मैं आपको रोज़ बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए जज बनाने के लिए और नए सीजीआई और अदर जजेस को बनाने के लिए कोलिजियम के थ्रू, कोलिजियम होता है कि जो भी जज अपॉइंट होते हैं वो कोलिजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंट होते हैं। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने लिस्ट बना के भेजी थी गवर्नमेंट को, क्योंकि जो डिसीजन लेना है वो तो गवर्नमेंट को ही लेना है। वो बहुत सारी लिस्ट भेज देते हैं, उसमें बस गवर्नमेंट का इतना काम है कि बस वो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर देती है। वो अपना इसमें जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो उन्हें मानना ही पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये होती है अपने का। तो अभी ये है कि बहुत दिनों से, करीबन 6 महीने से ये लिस्ट गई हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई फैसला नहीं लिया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा कि इतने दिन हो गए, आपने डिसीजन क्यों नहीं लिया। तो अपने काम का जो है वो कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, तो मैं कोलिजियम सिस्टम थोड़ा बता देता हूँ। देखिए कोलिजियम सिस्टम आया कहाँ से था। तो पहला फर्स्ट जज केस हुआ। इसमें क्या था कि सीजीआई की परमिशन लगेगी। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। तो इसमें ये बोला गया था कि सीजीआई का आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि नहीं, चीफ जस्टिस से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी या नहीं। तो इसमें बोला गया था नहीं, आप चाहें तो परमिशन लें, आप चाहें तो ना लें। फर्स्ट जज केस में ये बोला गया था कोई कंकरेंस नहीं है, आप चाहो तो ले लो, आप चाहो तो नहीं लो। फिर सेकंड जज केस हुआ। इसमें ये बोला गया कि ये कनकरेंस, कंसल्टेशन का मतलब है कनकरेंस, मतलब आपको परमिशन लेनी ही लेनी पड़ेगी। सीजीआई साहब जो बोलेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वही चीज़ मानी जाएगी, ऐसा बोल दिया था सेकंड जज केस में। फिर एक और केस हुआ थर्ड जज केस, जो आज प्रेजेंट जो चल रहा है वो ये थर्ड जज केस का ही जजमेंट चल रहा है। इसमें बोला गया था कि आपको सीजीआई से तो पूछना ही पड़ेगा। इनके साथ 4 लोग और बैठेंगे, 4 सुप्रीम कोर्ट के जज और बैठेंगे, मतलब टोटल 5 लोग डिसाइड करेंगे कि अगला जज कौन बनेगा। ये 5 लोग लिस्ट बना के देंगे गवर्नमेंट को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट कर देंगे। ये होता है सिस्टम जो अभी चल के आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बनना होगा तो एक तो सीजीआई होंगे प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस होंगे जो डिसाइड करते हैं, और हाई कोर्ट का अगर कोई जज बनाना होगा तो एक हाई कोर्ट के सीजीआई होंगे प्लस 2 अदर हाई कोर्ट के जज होते हैं, सीनियर मोस्ट। ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि अगला जज कौन बनेगा। तो अभी जो हमारे नए 48 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे वो एन.वी. रमन्ना साहब हैं। एन.वी. रमन्ना इनका नाम अपॉइंट हो गया। जो बोबड़े साहब हैं वो अगले महीने रिटायर हो जाएंगे। तो अपने जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एन.वी. रमन्ना है, इनका याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है और इसमें कुछ नहीं आएगा। इनकी डेट भी याद रख सकते हैं, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस कब कब हुआ है। आगे चलते हैं। इन सिग्नल टू चाइना यूएस रेस्ड इंडिया टायर ड्यूरिंग अलास्का टॉक। तो अभी यूएस और चाइना की टॉक्स चल रही हैं। तो बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि अलास्का टॉक्स किससे रिलेटेड है। अलास्का ये जगह है, अलास्का टॉक्स किस किस के बीच की है। तो इसमें इंडिया की बात हो रही थी, तो अलास्का टॉक्स जो है बस यूएस और चाइना के बीच के बात चल रही है, उसमें अलास्का टॉक्स बोल दिया गया है। इसमें इंडिया की बात हुई थी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अगला है पार्लियामेंट एडजर्न्ड अहेड ऑफ शेड्यूल। तो अर्जेंट का मतलब क्या होता है। अर्जेंट आपने सुना होगा, कोर्ट इज अर्जेंट। तो अर्जेंट का मतलब होता है कि खत्म हो जाना। जैसे आज की कोई कार्यवाही चल रही है, तो जैसे लोकसभा का मान लीजिए, लोकसभा में कोई कार्यवाही चल रही है तो एडजर्न्ड हो जाती है जब वहाँ का स्पीकर कह देता है कि ये सेशन खत्म हो गया, अब ये सेशन जो है वो इस डेट को मिलेगा, तो उसको बोलते हैं एडजर्न्ड। यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे होंगे, एडजर्न्ड साइन डी। इसका मतलब ये डायरेक्ट पूछा भी जा चुका है कई एग्जाम में कि एडजर्न्ड का मतलब है कि आज हमने ये कह दिया, अब इसका फैसला कल होगा। एडजर्नमेंट का मतलब ये हो गया। और एडजर्नमेंट साइन डी का मतलब ये होता है कि हमने एडजर्न कर दिया, हमने जो लोकसभा का सेशन है उसे खत्म कर दिया, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि अगला सेशन मिलेगा कब। साइन डी का मतलब है कि हमने अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया सेशन। अब हमने ये नहीं बताया कि इस डेट पे अब हमें मिलना है। तो एडजर्नमेंट साइन डी हो गया पहले, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का 2 हफ्ते पहले ही, मतलब शेड्यूल था 14 दिन और चलना था, लेकिन 14 दिन पहले ही एडजर्नमेंट साइन डी हो गया। तो अब यही नहीं पता कि अगला सेशन जुड़ेगा कब, तो ये स्पीकर ने कर दिया एडजर्नमेंट साइन डी। तो दोनों चीज़ मैंने बता दी। एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि हमें नेक्स्ट डे का पता होता है कि आज के लिए सेशन खत्म हुआ है, कल से दोबारा लगेगा। साइन डी में हमें पता ही नहीं होता है कि कब लगेगा। एक और होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोरोगेशन का मतलब होता है इस सेशन ही खत्म हो गया। मतलब आपको पता है इंडिया में 3 सेशन चलते हैं। एक तो होता है अपना क्या कहते हैं बजट सेशन, एक विंटर सेशन और एक मॉनसून सेशन। जैसे ही बजट सेशन खत्म होगा तो स्पीकर प्रोरोगेशन कर देता है कि पूरा सत्र ही खत्म हो गया, अब अगले सेशन में मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं प्रोरोगेशन। तो ये तीनों वर्ड हैं, इन तीनों का वर्ड अलग अलग है। ये आपके पार्लियामेंट वाले चैप्टर, जो अगर आप लक्ष्मीकांत खोलेंगे तो पार्लियामेंट वाले चैप्टर में अच्छे से दिए गए हैं, तो जाके आप रीड भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
सचिन वाजे एनआईए कस्टडी एक्सटेंडेड टिल अप्रैल 3। तो ये सचिन वाजे का केस है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट अपने काम के लिए, एनआईए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनआईए को एक केस क्यों मिला है, ये केस सीबीआई को क्यों नहीं गया? पहला सवाल तो ये बनता है कि ये केस एनआईए को क्यों मिला या स्टेट पुलिस को क्यों नहीं मिला, ये एनआईए को क्यों गया? क्योंकि इसमें टेररिस्ट का एक्ट आ गया। अगर कहीं भी टेररिज्म से रिलेटेड कोई भी मैटर आएगा तो वो केस जो है वो एनआईए ही देखेगा। तो इन्होंने एनआईए ने इस केस को भी अंडर टेररिस्ट एक्ट ही घोषित कर दिया है, यहाँ लिखा भी है टेररिस्ट एक्ट के घोषित कर दिया है। अगर ये नॉर्मल क्रिमिनल केस होता या सिविल केस होता तो ये सीबीआई हैंडल करती, लेकिन इसमें टेररिज्म का एंगल है इसीलिए एनआईए हैंडल कर रहा है। पहला सवाल तो यही बनता है। फिर एनआईए से रिलेटेड हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एनआईए बना कब था। तो हमारे यहाँ इंडिया में नई ऑर्गेनाइजेशन तभी बनती है जब कुछ कांड हो जाता है। तो एनआईए कब बनी थी? जब 26/11 का हमला हो गया था, 26/11 का मुंबई अटैक हो गया था। उसके बाद हमें लगा कि टेररिज्म से लड़ने के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, इसलिए 2008 में एनआईए एक्ट 2008 गठित हुआ, एनआईए एक्ट 2008। इसके तहत 2009 में एनआईए बन गई। तो एनआईए बन गई 26/11 के अटैक के बाद बनी है, यहाँ लिखा हुआ है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसको हेड करता है डीजी। डीजी जो है वो 2 साल के लिए अपॉइंट होता है, बस ये याद रखना है, डीजी जो है 2 साल के लिए अपॉइंट होता है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो एमएचए, याद रखिएगा। सीबीआई जो है वो एमएचए के अंदर नहीं आती, सीबीआई जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आती है, पर्सनल। और जो पहले सीबीआई एमएचए के अंदर आती थी, लेकिन बाद में इसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में कर दिया। लेकिन एनआईए अभी भी एमएचए के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इसको जुडिक्शन क्या है एनआईए का, कि वही मैंने आपको बताया, टेररिज्म से रिलेटेड कोई भी केस हो तो एनआईए देखती है। और 2019 में एनआईए एक्ट में अमेंडमेंट करके इसे और ज़्यादा पावर दे दी गई। तो एनआईए अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले भी देखेगी, जो नकली करेंसी है उसके मामले भी देखेगी, और जो आर्म्स का मामला है, जो अनप्रोहिबिटेड आर्म्स होते हैं, साइबर टेररिज्म, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस, तो इन सब के मामले भी अब एनआईए देखेगी। अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, तब इसमें और चीज़ें ऐड की गई थी। लेकिन अर्लियर केवल ये टेररिज्म से रिलेटेड मामले देखी गई थी, इसीलिए स्पेशली टेररिज्म से रिलेटेड ही इसे बनाया गया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सबकी और देशों में भी स्पेशल टेररिज्म एजेंसी हैं, उन्हीं को देखते हुए एनआईए का गठन हुआ है। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी एनआईए से रिलेटेड। आगे चलते हैं। पॉल बॉन्ड सेन कैन गो अहेड सुप्रीम कोर्ट, ये मैं आपको रोज बता रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे बहुत चर्चा चल रही थी कि इसको बंद कर देना चाहिए। इसी का केस सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि हम अभी सडनली इसको बंद नहीं कर सकते। अब 1 हफ्ते बाद में हमारे वेस्ट बंगाल के इलेक्शन है और 2-3 जगह के और इलेक्शन है, तमिलनाडु में भी इलेक्शन है, तो हम इनको अब एकदम बंद नहीं कर सकते, ये टाइम सही नहीं है बंद करने के लिए। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है मैं बता देता हूँ। किसी भी पार्टी को अगर आपको फंड देना है तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू ही दे सकते हो, पहली चीज़ तो ये। अब इसमें क्या है कि इलेक्टोरल बॉन्ड, जैसे मेरे को किसी पार्टी को XYZ को अगर मेरे को फंड प्रोवाइड कराना है, तो किसी को पता ही नहीं है कि किस आदमी ने इस पार्टी को कितना फंड दिया है ना, केवल 2 ही लोगों को पता चलती है, तो बैंक। तो केवल एसबीआई के थ्रू ही आप कर सकते हो। तो एसबीआई को पता है कि इस बंदे ने इतना डोनेशन दिया है इस आदमी को, या फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि इस बंदे ने हमारे को इतना डोनेशन दिया है। बीच में और किसी को नहीं पता कि किस पार्टी को कितना चंदा जा रहा है। इसमें आरटीआई, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, वो काम नहीं करता। आप आरटीआई के तहत नहीं पूछ सकते कि इस पार्टी को इतना चंदा गया है। तो इसमें एनोनिमिटी थी। इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ लिखा भी है, एनोनिमिटी ऑफ बायर्स, कि हमें पता ही नहीं है कि किस पार्टी को कितना चंदा जा रहा है। दूसरा, कॉर्पोरेट हाउसेस। पहले क्या था कि कोई भी जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मान के चलिए रिलायंस है, अगर रिलायंस फंड करना चाहती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो अपना केवल 7% से ज़्यादा नहीं कर सकती थी, इतना ही लिमिट थी। लेकिन जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई तो इसमें ये बोल दिया गया है आप कितना भी चंदा दे सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, 7% की कोई कैपिंग वैपिंग नहीं है। और बॉन्ड्स आर नॉट ट्रेडेबल, मतलब मैंने बॉन्ड खरीदा है तो मैं किसी और को ये बॉन्ड नहीं दे सकता हूँ मेरे बजाय, मेरे को खुद ही जाके देना पड़ेगा। इसका टाइम लिमिट है 15 डेज, याद रखेंगे। और ये 1000 के डिनोमिनेशन में होता है, मतलब 1000 का होगा, 10,000 का होगा, 1 लाख का होगा, 1 करोड़ का होगा, इस डिनोमिनेशन में होते हैं। 15 दिन के लिए इशू किए जाते हैं, एसबीआई बैंक इशू करती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पोल बॉन्ड गो अहेड, तो इस पर कोई रोक नहीं लगी है, अभी भी जाके जो चाहे दे सकता है। तो ये न्यूज़ थी। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट बैक्स टाटा सन्स सेट असाइड एनसीएलटी ऑर्डर और मिस्त्री। तो आपको पता है साइरस मिस्त्री और टाटा सन्स के जो रतन टाटा, उनके बीच में लड़ाई चल रही थी क्योंकि कुछ हो गया था। साइरस मिस्त्री जो थे वो उनके हेड हुआ करते थे, लेकिन बीच में कुछ लड़ाई हुई तो रतन टाटा साहब ने साइरस मिस्त्री को हटा दिया। तो साइरस मिस्त्री साहब क्या गए, वो सीधे एनसीएलटी पे चले गए। एनसीएलटी क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर कोई भी कंपनी में प्रॉब्लम होती है तो उस पर रिजॉल्व करने की पावर है एनसीएलटी। एनसीएलटी किसके अंदर आती है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर है। तो एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो साइरस मिस्त्री जो है एनसीएलटी में चले गए कि आपको पता होना चाहिए टाटा सन्स में मेजॉरिटी स्टेक होल्डर जो है वो रतन टाटा के पास है। मेजॉरिटी किन्हें बोलते हैं, जिसके पास भी 51% से ज़्यादा शेयर होगा वो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर। और साइरस मिस्त्री के पास मात्र 18% थे शायद उस टाइम। तो ये बोला गया
कि ये जो हैं ये ऑपरेस कर रहे हैं जो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर हैं। साइरस मिस्त्री साहब एनसीएलटी में ये बोले कि ऑपरेस कर रहे हैं ये जो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर हैं उनको और हमें हटा रहे हैं। तो एनसीएलटी ने इनके क्या कहते हैं रतन टाटा के हक में फैसला दे दिया था कि नहीं नहीं ये गलत है। तो साइरस मिस्त्री इसकी अपील लेके एनसीएलटी के पास चले गए। याद रखिएगा पहले एनसीएलटी पे जाते हैं, फिर एनसीएलटी क्या नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। अगर एनसीएलटी का फैसला आपको सही नहीं लगता तो आप एपिलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं। तो एपिलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला जो है वो साइरस मिस्त्री के हक में दे दिया था। एपिलेट ट्रिब्यूनल भी जो है कंपनीज एक्ट 2013 में ही आता है। फिर इन्होंने फैसला जो एनसीएलटी ने फैसला दिया था रतन टाटा को, एनसीएलटी ने फैसला दे दिया साइरस मिस्त्री को। तो अब सुप्रीम कोर्ट चले गए थे लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रतन टाटा के हक में फैसला दिया कि रतन टाटा ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन उसका हेड बनेगा। और देखा जाए तो ये सही भी है क्योंकि यही 51% जो है वो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हैं, तो यही डिसाइड कर सकते हैं। तो ये अपने काम का जो है वो एनसीएलटी काम का, एनसीएलटी काम का किस एक्ट के थ्रू आता है? कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू आता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एनसीएलटी किसके रिकमेंडेशन से बना था? जस्टिस इराडी की रिकमेंडेशन से। याद रखिएगा जस्टिस इराडी इनकी रिकमेंडेशन से बना था। एक सवाल ये होता है और इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, यही सब लिखा हुआ है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैंने आपको पूरा डिसीजन बता दिया। आगे चलते हैं। स्वीप कैंपेन विया प्राइड परेड। तो स्वीप क्या है? ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपीएससी के किसी एग्जाम में पूछा है कि स्वीप किससे रिलेटेड है। तो याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कैंपेन शुरू करा था। इसकी फुल फॉर्म पहली बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कैंपेन। याद रखिएगा ये लिख रही है सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कैंपेन। इसमें ये कुछ नहीं था। स्वीप कैंपेन का मतलब है कि हम कैसे जो हमारे वोटर हैं उनको शिक्षित कर सकें कि आप वोट डालिए, उनको शिक्षा दे सकें कि आप ऐसे वोट डालिए ऐसे नहीं डालिए। तो इसके लिए ये हुआ था, स्वीप कैंपेन बनाया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कैंपेन है, ये न्यूज़ थी। आगे चलते हैं। इजिप्ट रेसेस टू डिसलॉज जायंट वेसल। अभी आपको वही न्यूज़ में भी आ रहा होगा कि एक स्विस कैनाल में एक बड़ी शिप फंस गई है। तो अपने काम का स्विस कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सबसे पहले स्विस कैनाल किसके अंडर है? तो पहले यूके के अंडर आता था। उत्तराखंड जब सबको गुलाम बना रखा था तब ये उत्तराखंड के अंदर था, लेकिन बाद में ये इजिप्ट ने ले लिया। इजिप्ट ने ले लिया। ये अपना स्विस कैनाल है, आप देख सकते हैं ये अपना स्विस कैनाल है। इधर थोड़ा सा रास्ता बना देते हैं ताकि ये लोग जो है यहाँ से जा सकें। स्विस कैनाल कनेक्ट किस किस को करता है? तो याद रखिएगा स्विस कैनाल कनेक्ट रेड सी से मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है। याद रखेंगे रेड सी से मेडिटेरियन सी को जो कनेक्ट करता है वो स्विस कैनाल करता है। ये इतना सा कैनाल था, देखिए इसके अंदर ये शिप फंस गई, इसकी वजह से इतनी दिक्कत हो रही है। तो स्विस कैनाल से बस यही सवाल होगा किस किस को कनेक्ट करता है। ये बना तो 18 कुछ में होगा, बना था, लेकिन अपने काम का डेट याद नहीं है, बस स्विस कैनाल याद रखना पड़ेगा। ये देखिए ऐसा, मैं और डिटेल में आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये शिप थी एवरग्रीन, ये कैनाल जा रहा था, तो देखिए टेढ़ी फंस गई है। तो इसके बीच करीबन 250-300 शिप फंस गई हैं जो यहाँ से जाने वाली थी। तो अभी देखिए 3 दिन से फंसी हुई है, अभी कितने दिन और फंसी रहेगी। अपने काम का स्विस कैनाल किस किस को कनेक्ट करता है? तो रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं स्विस कैनाल। अच्छा, आज का सवाल ये है कि पनामा कैनाल, आपने सुना होगा पनामा कैनाल। पनामा कैनाल किस किस सी को कनेक्ट करता है? आज का सवाल ये है। स्विस कैनाल को कनेक्ट करती है रेड सी मेडिटेरियन सी, तो पनामा कैनाल को कौन कौन सी 2 सी कनेक्ट करती हैं? ये आज का सवाल है। ये जो है ये टग बोट्स हैं, इन्हें टग बोट्स बोलते हैं। ये इसको खींचने का काम कर रही हैं। यहाँ पे करीबन 8 टग बोट्स का यूज़ हो रहा है इसको निकालने के लिए, लेकिन अभी तक निकल नहीं पाया। स्विस कैनाल ब्लॉक इंडिया इज कैप ऑफ गुड होप। तो अभी क्या हुआ, जब ये स्विस कैनाल यहाँ पर है, स्विस कैनाल मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें इंडिया से अगर कोई सामान भेजना होता था तो हम ऐसे भेज देते थे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो हमारा बहुत सारा टाइम, पेट्रोल, डीजल ये सब बच जाता था। लेकिन अब ये यहाँ पे आपको पता है कि ये शिप अटक गई है, तो अब स्विस कैनाल तो अटक गई है, तो इंडिया बहुत सोच रहा है कि हम केप ऑफ गुड होप की मदद ले लें। केप ऑफ गुड होप क्या है? केप ऑफ गुड होप वही जगह है जहाँ से वास्को डिगामा जो साहब हैं वो इंडिया में आए थे। तो केप ऑफ गुड होप पूरा ये नीचे से घूम के है, ऐसे इसी रूट से वास्को डिगामा इंडिया आए थे। तो याद रखिएगा, अब जब ऐसे नहीं जा पा रही हैं, ऑलरेडी 250 शिप यहाँ फंस गई हैं, तो अब इंडिया सोच रहा है कि हम केप ऑफ गुड होप की मदद से यहाँ जा सकें। तो केप ऑफ गुड होप ये जगह, इस इधर से घूम के अब सारी शिप जाएंगे। इससे क्या होगा, 15 दिन का एक्स्ट्रा खर्चा लग जाता है, 15 डेज एक्स्ट्रा लगते हैं। अगर वो स्विस कैनाल से जाते तो 15 दिन बच जाते, लेकिन अब ऐसे जाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो ये केप ऑफ गुड होप याद रखिएगा कहाँ पर है, इसी के थ्रू वास्को डिगामा इंडिया आया था। और ये स्विस कैनाल तो मैंने आपको बता दिया, पनामा कैनाल आज मुझे बताएंगे। आगे चलते हैं। मूव हेल्थ टू कंकरेंट लिस्ट, ये कौन कह रहा है? ये हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के जो हेड थे NK सिंह, वो बोल रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर को कंकरेंट लिस्ट में मूव कर देना चाहिए, तभी उसमें स्पेंडिंग बढ़ सकती है। अभी पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एक होता है पब्लिक हेल्थ एंड एलाइड फैसिलिटी, पब्लिक हेल्थ
ऐसे करके एंड एलाइड सब्जेक्ट्स है या फैसिलिटीज़ है, मुझे ध्यान नहीं है। तो ये किसके अंडर रखा है, ये रखा है स्टेट लिस्ट के अंदर। तो सेंटर इस पर कोई लॉ बना ही नहीं पाती है, बात ये। तो इसीलिए एनके सिंह साहब कह रहे हैं कि हेल्थ को जो है वो कंकरेंट लिस्ट में रख दीजिए। तो अभी ऐसा हुआ नहीं है, याद रखिएगा हेल्थ जो है वो अभी स्टेट लिस्ट का पार्ट है, स्टेट लिस्ट का पार्ट है। 3 लिस्ट है हमारे 7 शेड्यूल में, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और क्या कहते हैं सेंटर की लिस्ट जो है यूनियन लिस्ट। तो जो जो हेल्थ है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। हम आगे चलते हैं। तो आज की न्यूज़ सारी कवर हो गई। आई होप यू लाइक माय लेक्चर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने लॉयल लोग हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, जो पुराने वो लाइक शेयर करेंगे। आज का क्वेश्चन है पनामा नैलाल किस किस को कनेक्ट पनामा नैलाल किस किस को कनेक्ट करता है। तो आज का सवाल ये है, और मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। ऑल्सो फॉलो स्टडी फंड ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। हमारे होली ऑफर चल रहे हैं, तो जिनको भी हमारे नोट्स चाहिए वो ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर और ज़्यादा डिटेल्स आपको जानकारी मिल जाएगी। कोर्स हमने बहुत सस्ते कर दिए हैं, होली डिस्काउंट चल रहा है, तो आपका होली का कूपन भी लग जाएगा। तो हैप्पी होली टू ऑल, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।